नमस्ते। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। हम देखने वाले हैं कि 1850 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक का जो समय जो युग है वह हमारे भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। तो आखिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ऐसा क्या काम किया है कि जिनके कारण एक पूरा समय काल इन्हीं के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले इनके जीवन परिचय से शुरुआत करते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहे जाते हैं। इनका जन्म भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था, काशी में एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ। ये एक धनी परिवार से संबंध रखते थे। इनके पिताजी का नाम है गोपाल चंद्र गिरधर दास, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पूर्वज थे। वे अंग्रेजों के लिए काम करते थे, जिनके कारण ये काफ़ी धनी परिवार के थे। गोपाल चंद्र गिरधर दास जो इनके पिता थे, वे भी एक अच्छे कवि और लेखक थे। इन्हीं के द्वारा जो लिखा गया एक नाटक है नहुस, वही नहुस नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य का पहला नाटक माना है। तो जो प्रतिभा हमारे गोपाल चंद्र गिरधर दास में थी, वही प्रतिभा हरिश्चंद्र में भी आ जाती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र में भी आ जाती है। और वे भी 5 वर्ष की उम्र से ही कविताएं करना प्रारंभ कर देते हैं। परंतु कहते हैं ना, किसी भी साहित्यकार का जीवन आसान नहीं होता है। उसी प्रकार से हमारे भारतेंदु के जीवन में भी 5 वर्ष की उम्र में ही माता जी की मृत्यु हो गई थी। माता जी की मृत्यु के पश्चात विमाता का आगमन इनके घर में हो जाता है, जिसके बाद भारतेंदु के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। फिर 10 वर्ष की उम्र में ही इनके पिताजी की भी मृत्यु हो जाती है। 10 वर्ष की उम्र में इनके पिताजी की भी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण ये और दुखी रहने लगते हैं। लेकिन इससे पहले जब ये 7 वर्ष के थे, जब ये 7 वर्ष के होते हैं, तो उस समय भारत में 1857 की क्रांति होती है। तो जब 1857 की क्रांति होती है, तो उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र 7 वर्ष के होते हैं। तो वे अपने आसपास के माहौल को, अपने आसपास के समाज को देखते हैं और समझते हैं। तब वे पाते हैं कि यहाँ पे गुलामी चल रही है। उसके बाद से ही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की आंखें खुल जाती है और वे तय करते हैं कि वे साहित्य सेवा के साथ साथ समाज सेवा भी करेंगे और वे ऐसा करते भी हैं। इनके गुरु का नाम है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रारंभिक शिक्षा तो अपने निवास स्थान काशी से ही प्राप्त करते हैं। उसके बाद क्वींस कॉलेज बनारस में एडमिशन लेते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ ज़्यादा जाने में रुचि नहीं होती है। तो वे अपनी स्मरण शक्ति के कारण, इनका जो स्मरण शक्ति होता है वह बहुत तेज होता है, तो अपने स्मरण शक्ति के कारण ही वे हर परीक्षा में उत्तीर्ण होते जाते हैं। उसके बाद उनके एक गुरु मिलते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनसे वे अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करते हैं। उसके बाद स्व अध्याय के बल पे ये कई भाषाओं का अध्ययन करते हैं और सीखते हैं। उसके बाद हिंदी साहित्य में और समाज सेवा में ये अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। 35 वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने एक अच्छे कवि, कलाकार, लेखक, वक्ता, आलोचक, पत्रकार, समाज सुधारक आदि की भूमिका निभाई। इसलिए 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक का जो समय है, युग है, वह भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब हम आगे इनका साहित्यिक परिचय देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्यिक परिचय। भारतेंदु को हिंदी नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। नव जागरण यानी नए तरीके से जागना। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में एक नई जागृति ला रहे थे, इसलिए इन्हें नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इनका नाम पहले हरिश्चंद्र था। उसके बाद इनको एक उपाधि मिलती है भारतेंदु की। भारतेंदु यानी भारतीय चांद। और यह उपाधि इन्हें किस पत्रिका के द्वारा मिलती है? तो सार सुधा निधि पत्रिका के द्वारा मिलती है। ये सभी एक एक प्रश्न हैं जो यहाँ फैक्ट में लिखे गए हैं। प्रश्न ऐसे आता है कि हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि किस पत्रिका में दी गई थी? तो सार सुधा निधि पत्रिका में दी गई थी। भारतेंदु उर्दू में रसा उपनाम से शायरी लिखते थे। भारतेंदु उर्दू में किस उपनाम से शायरी लिखते थे? तो रसा उपनाम से शायरी लिखते थे। भारतेंदु द्वारा
स्थापित सभा एवं संस्थाएं हैं कविता वर्धनी सभा 1870 ईस्वी जो कांसी में थी, पेनी रीडिंग क्लब तथा तदीय समाज। ये जो तीनों हैं वे संस्थाएं हैं, सभाएं हैं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा स्थापित की गई है। उसके बाद हम देखते हैं भारतेंदु की पत्रिकाएं। भारतेंदु की पत्रिकाएं, हरिश्चंद्र जी ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया है। पहला पत्रिका है 1868 ईस्वी में लिखा गया है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी, यानी भारतेंदु जी जब सिर्फ 18 वर्ष के थे तो उसी समय इन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन किया। और यह पत्रिका इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की कि सर्वप्रथम यह मासिक में यानी 30 दिन में एक बार निकलती थी। उसके बाद यह पाक्षिक हो गई, यानी 15 दिन में फिर निकलने लगी। फिर उसके बाद यह साप्ताहिक हो गई, साप्ताहिक फिर यह 7 दिनों में एक बार निकलने लगी। और यह किस प्रकार की पत्रिका थी? तो साहित्यिक पत्रिका के साथ साथ राजनीतिक पत्रिका भी थी, लेकिन इसे अंग्रेजों का कोप भाजन बनना पड़ा, यानी अंग्रेज लोग इसे बंद करवा दिए। उसके बाद दूसरी पत्रिका है हरिश्चंद्र मैगजीन, 1873 ईस्वी में निकाली गई और यह मासिक पत्रिका थी। बाद में इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। जो हरिश्चंद्र मैगजीन नामक पत्रिका है इसी का नाम बदल करके हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। इस पत्रिका में, अब यह पत्रिका क्यों बंद हो गई थी इसका कारण दिया गया है कि इस पत्रिका में यति वैश्य संवाद प्रकाशित हुआ था। इसे ब्रिटिश सरकार ने अश्लील घोषित कर पत्रिका की सरकारी खरीद बंद कर दी। अब जब सरकारी खरीद ही बंद कर दी जाएगी तो फिर इस पत्रिका को चलाने के लिए धन उपलब्ध ही नहीं हो पाएगा, तो यह पत्रिका कैसे चल पाएगी, तो इसलिए यह पत्रिका भी बंद हो जाती है। उसके बाद हरिश्चंद्र जी तीसरी पत्रिका निकालते हैं बाला बोधनी, जो स्त्रियों के उपयोग की दृष्टि से निकाली गई थी। 1874 ईस्वी में निकाली गई थी और यह भी मासिक पत्रिका थी। बाला बोधनी में गुरु सारिणी नामक स्तंभ में घरेलू हिसाब किताब के सूत्र कविता में प्रकाशित होते थे। और यह पत्रिका 4 वर्ष प्रकाशित होने के बाद बंद हो गई। तो यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया और तीनों किसी न किसी कारण से बंद हो गए। उसके बाद हम देखते हैं कुछ फैक्ट। भारतेंदु गद्य खड़ी बोली में लिखते थे, परंतु कविता के लिए उन्होंने ब्रज भाषा को चुना। अब यहाँ इम्पोर्टेंट है कि गद्य, जब वे नाटक लिखते थे, उपन्यास लिखते थे, कहानियाँ लिखते थे, तो उनका भाषा क्या होता था? खड़ी बोली। उनकी भाषा होती थी खड़ी बोली। लेकिन जब वे कविताएं लिखते थे तो कविताओं की भाषा क्या होती थी? ब्रज भाषा। कविताओं की भाषा ब्रज भाषा। भारतेंदु की भाषा अति सरल, सहज और ब्रज भाषा की बहुत से रूढ़ियों से मुक्त है। भारतेंदु की कविताओं में भक्तिपरक तथा श्रृंगारिक संवेदनाओं और नव जागरण के स्वर मिलते हैं। यहाँ कविताओं के बारे में बताया जा रहा है कि कविताओं का विषय क्या होता था? भक्तिपरक, श्रृंगारिक संवेदना या फिर नव जागरण के स्वर मिलते हैं। उसके बाद है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ। लगभग 70 काव्य कृतियाँ हैं। अब हरिश्चंद्र जी ने लगभग 70 काव्य कृतियाँ लिखी है, लेकिन हम 70 तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन जो प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं जो एग्जाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है हम उन्हें देखेंगे। भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, वर्षा विनोद, ये सब उनके द्वारा लिखी गई काव्य है। वर्षा विनोद यह लावनी शैली में लिखी गई है। फूलों का गुच्छा, यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो खड़ी बोली में है। बंदर सभा, हास्य व्यंग। बकरी विलाप, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बकरी विलाप हास्य व्यंग में है। विजयनी विजय वैजयंती, यह भी पूछा जाता है और इसका विषय भी पूछा जाता है। तो इसका विषय है मिस्र में तत्कालीन भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई है। यह विजयनी विजय वैजयंती का यह विषय है। उसके बाद है रिपनाष्टक। भारतेंदु ने लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में लिखा था। लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में लिखा था। हम जानते हैं कि हरिश्चंद्र जी की जो भक्ति थी वह राष्ट्रभक्ति भी थी और राजभक्ति भी थी। तो इसीलिए उन्होंने रिपनाष्टक नामक काव्य लिखा जिसमें उन्होंने लॉर्ड रिपन की प्रशंसा भी की है। उसके बाद हम देखते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है। अब ये भारतेंदु के बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि कविता में उनका संस्कार है और गद्य में विचार, यानी जितने भी तरह के वे विचार देते थे वे सारे अपने नाटकों में, कहानियों में, उपन्यास में, इन सबों में, निबंध में देते थे। तो उनका विचार है किसमें? उनके गद्य में। और ये कोटेशन महत्वपूर्ण है, यह पूछा भी जाता है। यह रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। अब हम देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के मौलिक नाटक।
मौलिक नाटक यानी जो वे स्वयं लिखे हैं खुद से। अब नाटक है, 8 नाटक है जो उनके मौलिक है। पहला है वैदकी हिंसा हिंसा ना भवति। मैं इसे ट्रिक के माध्यम से भी याद करवा दूंगी, लेकिन सर्वप्रथम हम पहले नाम जान लेते हैं। वैदकी हिंसा हिंसा ना भवति, प्रेम जोगिनी, विस्सई विस्मौसधम, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी एक प्रहसन है। प्रहसन यानी व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया एक नाटक, प्रहसन। ये वैदकी हिंसा हिंसा ना भवति यह भी एक प्रहसन है। तो ये अंधेर नगरी का विषय क्या है? तत्कालीन समय में सत्ता की विसंगतियों, मूर्खता और उससे उत्पन्न परिस्थितियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। कहा जाता है कि हरिश्चंद्र जी के पास इतनी प्रतिभा थी कि वे मात्र एक रात में इस अंधेर नगरी नाटक की रचना कर डाले थे। तो इस प्रकार से हम इसे देखते हैं। अब है सती प्रताप। सती प्रताप नाटक जो है वह अपूर्ण रह गया। भारतेंदु जी ने आधा लिखा और आधा छूट गया। उसके बाद बाबू राधा कृष्ण दास ने इसे पूरा किया। अब ये बाबू राधा कृष्ण दास कौन है? तो ये फुफेरे भाई है। ये हरिश्चंद्र जी के फुफेरे भाई है। कौन? बाबू राधा कृष्ण दास। तो चलिए इनके नाटक हम देख चुके हैं, अब इन्हें ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। देखिए इनका ट्रिक है वैदिक प्रेम विस्सैवली। वैदिक प्रेम विस्सैवली, भारत नील अंधेर शती। वैदिक प्रेम विस्सैवली, भारत नील अंधेर शती। वैदिक से हो जाएगा वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति, प्रेम से प्रेम जोगिनी, विस्सै से विस्सै विस्मौसधम, वली से चंद्रावली, भारत से भारत दुर्दशा, नील से नील देवी, अंधेर से अंधेर नगरी और सती से सती प्रताप। तो जब तक हमें नाटकों के नाम नहीं याद होंगे तब तक हम ट्रिक के माध्यम से उनका नाम नहीं याद कर सकते। इसीलिए आप इन्हें 1-2 बार पढ़ लीजिएगा पहले, उसके बाद ट्रिक को लिख करके याद कीजिएगा तो ये आपको तुरंत याद हो जाएंगे, फिर आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। अब है भारतेंदु के अनुदित नाटक। देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि भारतेंदु जी का मौलिक नाटक कौन सा है और अनुदित नाटक कौन सा है, इसमें पहचान करना होता है। तो जब भी दो चीज़ों में कन्फ्यूज़न हो तो हमें एक चीज़ को इतने कन्फर्म से याद कर लेना चाहिए कि दूसरा चीज़ कहीं भी आए तो हम उसे आसानी से पहचान जाए। तो उसी प्रकार से हम हरिश्चंद्र जी के मौलिक नाटकों को एकदम याद कर लेते हैं ताकि कहीं भी उनके अनुदित नाटक को देखें तो हम तुरंत पहचान जाए। तो अनुदित नाटक है रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी। यानी ये जो नाटक है वह दूसरे भाषाओं में थे, उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे अनुदित किया है। अब हम आगे देखते हैं भारतेंदु के प्रमुख निबंध है कालचक्र। सर्वप्रथम हम देखते हैं कालचक्र। ये जो कालचक्र है वह विश्व की घटनाओं का एक संग्रह है। तो इस संग्रह में ही इसी में एक लाइन लिखा गया है कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में। और यही लाइन हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि यह किस पुस्तक में लिखा गया है, तो कालचक्र में। और यह पूछा जाता है कि हिंदी नई चाल में ढली, कब ढली? तो कब ढली? तो 1873 ईस्वी में ढली। उसके बाद है दिल्ली दरबार दर्पण। दिल्ली दरबार दर्पण ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध है। फिर है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है 1884 ईस्वी, यानी 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अपनी मृत्यु से जस्ट 1 साल पहले इन्होंने यह रचना की है। और इसमें क्या लिखा है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस विषय में उन्होंने बताया है। और बलिया के ददरी मेले में पहली बार यह पढ़ा गया था। इस निबंध को पहली बार इस निबंध को कहाँ पढ़ा गया था, यह भी प्रश्न आता है। तो वह बलिया के ददरी मेले में पहली बार इस निबंध को पढ़ा गया था। और इस निबंध में तमाम तरह के उपाय बताए गए हैं जिससे भारतवर्ष की उन्नति हो सकती है। कैसे हो सकती है, तो इसका शीर्षक ही है। और हरिश्चंद्र जी ने पूरी तरीके से बताया है कि भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है इस निबंध में। फिर है तदीय सर्वस्व। तदीय सर्वस्व इनका एक निबंध है। फिर वैष्णवता और भारतवर्ष। वैष्णवता और भारतवर्ष इनका एक निबंध है। तो चलिए हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय देख चुके हैं। जितने तरह के भारतेंदु हरिश्चंद्र से जुड़े क्वेश्चन आते हैं उन सारे फैक्ट को मैं यहाँ रखने का प्रयास की हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगा। तो धन्यवाद।